नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बड़ा कदम। छोटी बहू को देखकर किसी ने नहीं सोचा था कि उसका स्वभाव पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। उसके मीठे बोलों के पीछे छुपी चालाकी, लालच और घर तोड़ने की नीयत ने उसकी सास को मजबूर कर दिया कि वह कुछ करे। क्या सास अपने परिवार को बचा पाई? क्या बहुओं के बीच बढ़ती दूरियां मिट सकी? चलिए कहानी में सुनते हैं। कोमल जी बहुत ही सुलझी हुई औरत हैं। आज उनके घर में उनकी सबसे छोटी बहू का आगमन हो चुका था। कोमल जी के 4 बेटे हैं, 3 का विवाह हो चुका था और आज सबसे छोटी बहू भी आ गई। कोमल जी बहुत खुश थी कि चलो अब उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। कोमल जी की कोई बेटी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा था कि बेटी को पाने की ख्वाहिश में ही 4 बेटे हो गए हैं, लेकिन शायद उनके भाग्य में बेटी थी नहीं, तो उन्होंने बुढ़ापे में बहू के रूप में ही बेटियों का सुख प्राप्त करने की सोची थी। यही आशा भी की थी। कोमल जी अपनी बहू को बेटियों की तरह ही प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। सारी बहुएं भी कोमल जी का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वह एक सास नहीं बल्कि एक माँ की तरह ही उन्हें प्यार दुलार करती थी। उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वे अपने ससुराल में हैं। कोमल जी ने घर का माहौल ऐसा बनाकर रखा था कि वे मिलजुल कर रहती थी। किसी को किसी से भी कोई दिक्कत नहीं थी और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। वे हमेशा एक सामंजस्य अपने घर में बनाए रखती थी, ताकि उनके जीते जी परिवार में उनकी बहुओं में कोई परेशानी या मनमुटाव न हो। उनके चारों बेटे अपना अपना अलग अलग बिजनेस करते थे। कोमल जी के पति भी अपना बहुत बड़ा बिजनेस चलाते थे। उनकी दूसरी बहू के आने के कुछ दिनों बाद ही कोमल जी के पति का देहांत हो गया था। शुरू में तो कोमल जी एकदम निराशा में डूब गई थी, लेकिन उनकी बहू ने उनका बहुत साथ दिया और उनका ध्यान रखा। उनका ध्यान बटाने के लिए ससुर जी का बिजनेस उन्हें संभालने को कहा। लेकिन कोमल जी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वे बोली, नहीं बहू, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तब उनकी बहू और चारों बेटों ने कहा था, माँ कर सकती हो आप, इससे आपका मन भी शांत रहेगा। तब कोमल जी ने अपने पति का बिजनेस धीरे धीरे संभालना शुरू किया और इस तरह से वो भी खुश रहने लगी। उनके पति ही सारे घर की जिम्मेदारी संभालते थे। उनके बेटों का उन्होंने अलग अलग बिजनेस भी करवा दिया था। घर भी उनका काफ़ी बड़ा था। बेटों के बिजनेस भी अच्छे चल रहे थे। घर को पिता ने बहुत सोच समझकर बनवाया था, जिसमें उन्होंने 4 अलग अलग फ्लैट निकाल रखे थे और साथ ही एक बहुत बड़ा घर था, जिसमें करीब 10 कमरे थे। 2-2 कमरे हर बेटे को और 2 कमरे कोमल जी और उनके पति के लिए। यह सब एक ही बाउंड्री वॉल में था। कोमल जी और उनके पति ने काफ़ी सोच समझकर ही इस तरह का घर बनवाया था, ताकि उनके बाद उनके बेटों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और वह साथ साथ पास पास रहे। इसीलिए चारों फ्लैट बिल्कुल बराबर एक से बने हुए थे। कोमल जी और उनके पति का ये कहना था कि जब तक साथ रह सकते हैं हम इस घर में रह लेंगे, उसके बाद सब अपने अपने फ्लैट में प्यार मोहब्बत से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। सब बेटों का बिजनेस भी समय रहते ही कोमल जी ने और उनके पति ने अलग अलग करवा दिया था, जिससे उनके बीच कभी पैसे को लेकर कोई मनमुटाव न हो। सब अपना अपना कमा खा रहे थे। क्योंकि कोमल जी का संयुक्त परिवार था, तो घर का सारा खर्चा कोमल जी और उनके पति ही चलाते थे। अपने व्यक्तिगत खर्चे बच्चे खुद उठाते थे। इस तरह से बहुत अच्छे से इनका परिवार चल रहा था। किसी को किसी से शिकायत कोई नहीं थी। कोमल जी ने बहुओं पर भी कोई रोक टोक नहीं की थी। हर काम के लिए नौकर भी थे और किसी के ऊपर किसी काम का अतिरिक्त बोझ भी नहीं था। कुल मिलाकर बहुत अच्छा और प्यारा परिवार था। अब अपने सबसे छोटे बेटे की शादी करने के बाद कोमल जी को ऐसा लगा कि उन्होंने तो गंगा नहा ली, और सबसे छोटी बहू के घर आ जाने से और उसकी प्यारी सूरत देखकर तो वे मानो खुशी से फूली ही नहीं समा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका परिवार अब पूरा हो गया, बस उनके परिवार को किसी की नज़र न लगे। बाकी की 3 बहुएं भी बहुत खुश थी। अब सारी देवरानी जेठानी मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। लेकिन कोमल जी की छोटी बहू बस देखने की ही खूबसूरत थी।
वह मन ही मन बहुत काली थी, जिसे कोई समझ नहीं पाया था और किसी को यह आभास भी नहीं था कि छोटी बहू के रूप में घर में एक घर फोड़ू प्रवेश कर रही है, जो इस घर को बर्बाद करके रख देगी। कुछ ही दिनों में छोटी बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो छोटी बहू ने इस बात पर हल्ला मचाया कि बाकी भाभीियों के रूम में बहुत अच्छा इंटीरियर है, मेरे रूम में क्यों नहीं है। ये तो जैसे जानबूझकर किया गया है, क्योंकि बड़े सब भाई चालाक है और मेरा पति बेवकूफ़ है। इस तरह की बातें कोमल जी के घर में पहली बार किसी बहू ने की थी। छोटी बहू की बातें सुनकर कोमल जी को पहली बार बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने छोटे बेटे मोनू की तरफ देखा, लेकिन मोनू की हिम्मत नहीं हुई अपनी पूजा से कुछ कहने की, क्योंकि पूजा बहुत तेज जबान की थी। मीठा मीठा बोलकर अपने मुंह से मीठा जहर उगलती रहती थी। मोनू ने बड़ी बेबसी से अपनी माँ की ओर देखा तो माँ को समझ में आ गया कि पूजा किसी को कुछ समझती नहीं है, ना ही अपने पति को और ना ही किसी और को। उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए तरस भी आ गया। आज कोमल जी के घर में पहली बार ऐसे घर तोड़ने वाली बात हुई थी। उन्होंने इस बात को तुरंत वहीं पर समाप्त कर देना सही समझा, नहीं तो उनका इतना अच्छा परिवार जो आज तक मिलजुल कर रह रहा था बिखरना शुरू हो जाता। उन्हें लगा कि थोड़ी सख्ती ज़रूरी है। उन्होंने आवाज़ को सख्त बनाते हुए अपनी छोटी बहू पूजा से कहा, पूजा, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की। इस घर में कभी किसी बहू के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। मेरे लिए सारे बेटे बराबर है। रही इस घर की बात, तो यह घर मेरा है और इसमें सबके लिए बराबर के 2 रूम हैं और इस घर का सारा खर्चा मैं उठाती हूँ अपने पैसों से। लेकिन अपने व्यक्तिगत खर्चे, निजी खर्चे तो तुमको सबको अपने आप ही उठाने। शायद मोनू ने तुम्हें बताया नहीं होगा, सबको एक जैसे 2-2 रूम शादी के बाद मिले थे। अब किसने अपने रूम में क्या इंटीरियर करवाया, ये तो उसका अपना अपना फैसला है और उन्होंने अपने पैसों से करवाया है। तुम्हें भी वैसे ही 2 रूम दे दिए गए हैं जैसे बाकी लोगों को दिए गए। अब तुम उसमें जो करवाना चाहो करवा सकती हो, लेकिन इसके लिए बाकी लोगों को ताना मारने की ज़रूरत नहीं है, समझी। लेकिन कोमल जी का इतना सही तरीके से समझाना, समझ जाती तो फिर बात ही क्या थी। कोमल जी जितना समझ रही थी, छोटी बहू उतनी शैतान नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ही शैतान थी। सास की बात सुनकर वह बोली, क्या मैंने देखा था कि बाकी जेठानियों ने अपने पैसों से इंटीरियर करवाया है। वैसे भी जो बहू पहले आती है वह ससुराल का अधिक से अधिक पैसा हड़प लेती है। मैं नहीं मानती कि उन्होंने अपने पैसों से करवाया होगा, बल्कि उसके पैसे भी आपने दिए होंगे। तो मुझे भी मेरे रूम में इंटीरियर चाहिए और मैं अपने पैसे से ये खर्चा नहीं करने वाली। मेरे रूम का इंटीरियर भी आपको ही करवा कर देना होगा और इस बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ मान जी। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चली गई। आज पहली बार कोमल जी से इस तरह के लहजे में उनकी किसी बहू ने बात की थी। बाकी बेटे और बहू छोटी बहू की बात को सुनकर बहुत जोर का गुस्से में आ गए, लेकिन मोनू वो तो चुपचाप पत्थर की मूर्ति बना खड़ा रहा। बड़े भाई ने मोनू को बहुत लताड़ा कि तेरी बीवी की हिम्मत कैसे हुई रे माँ से इस तरह से बात करने की। तूने उसे इस घर के नियम कायदे बताए नहीं है। माँ ने कभी किसी बहू के ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई बहू माँ को कुछ भी उल्टा सीधा कहे। मझली बहू छोटी बहू के रूम में गई, उसे अच्छे से खरी खोटी सुनाने लगी कि तुम्हारी औकात नहीं है कि मम्मी जी से इस तरह से बात करो। तुम्हें पता भी क्या है मम्मी जी के बारे में। कल की तो तुम आई हो और आज तुम इस घर पर अपना हुक्म चलाने लगी। खबरदार जो आइंदा मम्मी जी से इस तरह की बातें की, इस लहजे से बात की। हाँ, हमारे रूम में है अच्छा इंटीरियर जो हमने खुद अपने हिसाब से और अपने पैसों से करवाया है। तुम भी करवा लो। बने बनाए 2 रूम्स तो तुम्हें मिले हैं, अब बाकी काम तुम करवाओ। तुम्हें किसी ने रोका है क्या। लेकिन छोटी बहू तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज थी। उसने मझली बहू को अपने रूम से बाहर किया और बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मुझसे बिना पूछे आ जाने की। यह रूम मेरा है और यहाँ मेरी इजाजत के बिना ना आया कीजिए। उसकी ये हरकत देखकर तो कोमल जी के तन बदन में आग से लग गई कि अपनी जेठानी के साथ छोटी बहू ऐसा कर रही है, और भाषा इतनी अभद्र। ये कैसी लड़की इस घर की छोटी बहू बनकर आ गई है। अब तो इस घर की बर्बादी निश्चित ही है। कोमल जी ऐसा कुछ सोचते हुए उदास होकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। मझली बहू के साथ ऐसा व्यवहार करने पर मझली बहू की आंखों में भी आंसू आ गए। बड़ी बहू और तीसरे नंबर की बहू तुरंत मझली के पास गई और उसे संभालने लगी, समझाने लगी।
साथ ही साथ पूजा से भी वे लोग बोली कि खबरदार, जो आइंदा कभी इस तरह से तुमने बात की, तुमने समझ क्या रखा है हमें? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे मुंह लगो। हम तीनों बहनों की तरह रहते हैं और हमारे बीच में तुम आ गई। अरे तुम भी हमारी बहन बनकर रहो ना। लेकिन तुम वैसा कर नहीं सकती ऐसा हमें लग रहा है। तो आज से तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई मतलब रखने की ज़रूरत। और हाँ, आइंदा ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। कुछ दिनों के बाद छोटी बहू ने दोबारा ड्रामा करना शुरू कर दिया कि मेरे रूम का इंटीरियर मम्मी जी ने अभी तक करवाया नहीं है, उन्हें करवाना है। मैं अपना एक भी रुपया खर्च करने वाली नहीं। आपका सबका तो मम्मी जी ने ही करवाया होगा और अब आप सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। और मोनू को क्या पता, वो तो ऑफिस में रहता है और वैसे भी शादी से पहले कोई लड़का इन बातों पर ध्यान देता है क्या? कोमल जी को लगा कि घर में कुछ ज्यादा ही कलह मचना शुरू हो गया है, तो वे बोली, ठीक है, तुम जो करवाना चाहती हो करवा लो, मैं सारी पेमेंट कर दूंगी। इस तरह से उन्होंने लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कह दिया। लेकिन उनका स्वभाव शुरू से ही ऐसा था कि उन्होंने कभी भी अपने बेटों में बहुओं में कोई भेदभाव नहीं किया था। इसलिए अब मोनू के रूम का इंटीरियर का पैसा देना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। कोमल जी ने बाकी तीन बहुओं को अपने रूम में बुलाया और बोली, छोटी बहू का स्वभाव तो तुम लोगों ने तीनों ने ही देख लिया है। उसे समझना मेरे बस की तो बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी चारों बहुओं में से किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं रखना चाहती। इसलिए उसके रूम के इंटीरियर में मैं जितना भी पैसा लगाऊंगी उतना उतना पैसा मैं तुम लोगों को भी दे दूंगी। सास की बात सुनकर तीनों बहुओं ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बड़ी बहू बोली, मम्मी जी हमें पैसा नहीं चाहिए। हमें पता है छोटी बहू का स्वभाव हम तीनों से अलग है और उसकी वजह से ही घर में परेशानियां बढ़ रही हैं। आप उसके रूम का इंटीरियर करवा दीजिए, हमें कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। शायद उससे उसे शांति मिल जाए। छोटी बहू हर वक्त अपने रूम का दरवाजा अंदर से बंद करके रखती और फोन पर बातों में लगी रहती थी। वह सिर्फ खाना खाने के लिए ही अपने रूम से बाहर आती, बाकी घर में किसी से उसे कोई मतलब नहीं था। कोमल जी को समझ में आ चुका था कि छोटी बहू के स्वभाव की वजह से उनका संयुक्त परिवार टूटने की कगार पर है। जल्दी ही इस परिवार में अलगाव निश्चित है। खैर, इंटीरियर का काम तो हो गया। उसके बाद छोटी बहू ने फिर नया नाटक करना शुरू कर दिया। अब उसका कहना था कि शादी में उसे बाकी जेठानियों से कम जेवर चढ़ाए गए हैं। कोमल जी बोली, मैंने अपनी सभी बहुओं के लिए एक समान ही सोना चढ़ाया है। जेवर के डिजाइन में जरूर फर्क हो सकता है, लेकिन उनका वजन बराबर ही है। पूजा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका कहना था, मैंने तो फोटो में भाभियों के जेवर देखे हैं, बाकी भाभियों के जेवर मेरे जेवर से बहुत ज्यादा भारी दिखते हैं। फोटो में साफ पता चलता है। अब तो कोमल जी समझ गई थी कि पूजा हमेशा कुछ न कुछ बवाल ही मचाती रहेगी और हर बार मुझसे ऐसे पैसे ऐंठती रहेगी, जिससे मैं मेरे बाकी बेटों हक के पैसे उसे देती रहूंगी, जो कि किसी भी तरह सही नहीं है। अब कोमल जी ने बिना कोई जवाब दिए वहां से जाना ही सही समझा। अगले दिन छोटी बहू के पिताजी का फोन कोमल जी के पास आया। थोड़ी बहुत औपचारिक बातें करने के बाद उन्होंने भी वही बात कह दी, आपने मेरी बेटी को बाकी बहुओं के जेवरों से कम जेवर चढ़ा है। ये इस तरह से आप अगर भेदभाव करेंगी तो सही नहीं है। मेरी बेटी के मन पर बुरा असर पड़ेगा। अब जाकर कोमल जी को समझ में आया कि पूजा का स्वभाव ऐसा क्यों है। जब उसके माता पिता का स्वभाव ही ऐसा है तो उन्होंने पूजा को वैसे ही तो शिक्षा दी होगी और वैसे ही संस्कार। उसे रिश्तों से ज्यादा पैसों का ही महत्व बताया गया होगा और बेईमानी करना भी सिखा दिया होगा। वे समझ गई कि यह सब पूजा जानबूझकर कर रही है ताकि सास की कमाई के अधिक से अधिक पैसे उसके पास पहुंच जाए। इस बार कोमल जी ने निश्चय कर लिया कि अब वह पूजा की कोई भी फिजूल मांग नहीं मानेगी। और फिर उन्होंने पूजा के पिता से कह दिया, आपको और आपकी बेटी को जो करना है कर लीजिए, मैं आपकी कोई भी बात मानने वाली नहीं हूँ। अगले दिन पूजा के पिताजी कोमल जी से मिलने ही आ धमके और फिर वही बात कहने लगे, मेरी बेटी इस घर की सबसे छोटी बहू है। इसके पहले की बहुओं को आपने क्या क्या दिया क्या क्या नहीं दिया यह तो हम नहीं जानते, लेकिन वह बोल रही है कि उसको जेवर बाकी से कम मिले हैं, तो सच ही बोल रही होगी। आपको उसको भी उसके हिस्से का सोना देना चाहिए। देखिए समधी जी, मैंने अपने हिसाब से सबको एक जैसा ही दिया है। अब अगर उसे कुछ कम लगता है तो वो उसका पति कमाता है, अपने पति से अपनी इच्छा पूरी करवाए। मैं अब इसके आगे और कुछ नहीं दे सकती हूँ। मोनू के ससुर ने मोनू की तरफ देखा। मोनू ने भी अपनी माँ की बात ही दोहराई।
तब पूजा उससे उसी समय लड़ पड़ी। पत्नी के सामने तो मोनू एकदम चुप हो गया, क्योंकि पूजा इतनी बदतमीज थी कि उसके साथ बात करने ने कुत्ते के मुंह लगना। कोमल जी समझ चुकी थी कि उनका बेटा एक बुरी लड़की के जाल में फंस चुका है और ये उनकी ही गलती है। लेकिन अब इस गलती को कैसे सुधारे? कोई व्यक्ति किसी का चेहरा और आवाज ही तो सुन सकता है जब लड़की को देखने जाता है। उसका काला दिल थोड़ी ना दिखाई पड़ता है। अब कोमल जी ने सोच लिया कि वे अपनी बहू की नाजायज मांगों के आगे झुकेंगे नहीं। उन्होंने पूजा के पिताजी से कह दिया। समधी जी एकदम ही ओछी बात पर उतर आए। बोले, देखिए समधन जी, अगर आप ये कह रही है कि आपने सभी को बराबरी से दिया, तो फिर आप तुलवा के क्यों नहीं देख लेती, जिससे मेरी बेटी पूजा का भी मन का संदेह मिट जाए। कोमल जी ने साफ तौर से कह दिया, देखिए समधी जी, मैं आपको किसी भी तरह की सफाई देना या अपना पक्ष खोल के बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बराबर दिया है। अब आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन फिर भी एक बार मैं वो फोटो जरूर देखना चाहूंगी जिसे देखकर आप और आपकी बेटी इस तरह का बवाल मचा रहे। जरा मैं भी तो देखूं। पूजा के पिताजी ने अपने मोबाइल में पूजा की शादी के वक्त की उसकी बड़ी जेठानी ने जो जेवर पहने हुए थे वो दिखा दिए, जो कि काफी बड़ा हार था और काफी भारी कंगन थे। पूजा की सास वह देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, ये आपकी बेटी ने जिस जेवर को देखकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है ना, वह जेवर मैंने नहीं, मेरी बहू के माता पिता ने उसे उसकी शादी में दिया था, जो कि मेरे दिए गए जेवर से 2 गुने वजन के थे, और उसके माता पिता ने उसे दिया। तो इस हिसाब से तो आपको पूजा को जेवर देने चाहिए, ताकि आप अपनी बेटी की उसकी जेठानियों के साथ में बराबरी करवा सके और उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि उसे तो उसके मायके से इतने भारी जेवर मिले ही नहीं है जितने कि मेरी बाकी बहुओं को मिले हैं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरी बाकी बहुएं जो उनके मायके से लाई वैसे ही छोटी बहू भी लाए। ये तो आप लोगों की जिद है कि बराबरी करना है। आपकी बेटी को मेरे घर में पूरी तरह से आज़ादी है, वह चाहे तो रह सकती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वह अपनी फिजूल की मांगे हमारे आगे नहीं रखेगी। हम उसकी कोई मांग पूरी नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा करना मेरे बाकी बेटे बहुओं के साथ अन्याय होगा। मेरी संपत्ति पर तो मेरे चारों बेटों का बहुओं का बराबर हक है, और मैं किसी एक बेटे और बहू को बार बार उस संपत्ति में से कुछ बड़ा हिस्सा दे करके बाकी लोगों के साथ अन्याय थोड़े ना करूँगी। ना ही मैं कोई बंटवारा करने बैठी हूँ अभी। यह सब तो मेरे जाने के बाद ही होगा, और इसका इंतजाम मैं मरने से पहले ज़रूर करके जाऊंगी। आपकी बेटी की वजह से मेरा इतना प्यारा परिवार बिखरने की जगह आ गया है। अब मैं कुछ सख्त फैसला लेने जा रही हूँ। सुनिए समधी जी, आपकी बेटी के स्वभाव की वजह से मैं आपकी बेटी और आपके दामाद को अब मेरे घर से बाहर कर रही हूँ। ये ज़रूर सच बात है कि मुझे मेरे छोटे बेटे मोनू से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैं उसकी मजबूरी समझ रही हूँ। आपकी बेटी बहुत ही बदतमीज और मुंह फट किस्म की लड़की है, जो कभी भी छोटे बड़े का लिहाज तक नहीं करती। लेकिन मैं अपने एक बेटे के प्यार में आंधी होकर बाकी बेटों पर अत्याचार थोड़े ना होने दूंगी। अब यह आपकी बेटी पर निर्भर करता है कि वह उसके लिए बनाए गए फ्लैट में जाकर रहे, या उसे कहीं और जाना हो तो वहां जाकर रहे। लेकिन हमारे संयुक्त परिवार में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। सास की बात सुनकर पूजा चिल्लाने लगी, अरे ऐसे कैसे? बाकी बहुएं आपके घर में ऐसे आराम से रहेंगी, आपके खर्चों पर पलेंगी, और मैं और मेरा पति अपने फ्लैट पर रहे, ताकि अब अपना खर्चा भी हम खुद चलाएं और फ्लैट का किराया भी हाथ से चला जाए। ये क्या बात हो रही है? मैं भी यहीं रहूंगी जैसे बाकी बेटे बहू रहते हैं। मैं अपने पैसे फालतू में खर्च क्यों करूंगी, और अपने घर का किराया फालतू में क्यों अपने हाथों से जाने दूंगी? बहू की बात सुनकर कोमल जी बोली, बाकी बेटे बहू अपने दायरे में हैं और छोटे बड़े का लिहाज करते हैं, मिलजुल कर आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ना कि खुद को इस घर का मालिक समझ कर रहते हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने नियम कायदों से घर चलाऊंगी। यहाँ वही होगा जो मैं सही समझती हूँ। तुम हो कौन जो खुद को इस घर की मालकिन समझ रही हो और यहाँ के फैसले ले रही हो? बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करती आ रही हूँ, ये सोचकर कि शायद तुम सुधर जाओ, बाकी बहुओं को देखो और अपने व्यवहार में बदलाव लाओ। लेकिन मुझे पता है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो तुम भी कभी सुधरने वाली नहीं हो। इसलिए यही सही है कि तुम अपना सामान समेट के अपने फ्लैट में जाकर रहो। समझ में आई मेरी बात? तो तुरंत मोनू इसे लेकर तुम जाओ और अपने फ्लैट में जाकर रहो।
पर पूजा और उसके पिता ने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। पूजा बोली, मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है और मैं इस घर में आई हूँ। मैं चाहूँ तो आपको झूठे केस में भी फंसा सकती हूँ कि आपने मेरे ऊपर अत्याचार किए हैं। कोमल जी उससे बोली, तुम्हारी पहली बदतमीजी देखकर ही मैं समझ चुकी थी पूजा कि तुम आगे कहाँ कहाँ दिमाग चला सकती हो। लेकिन उसी वक्त मैंने तुमसे छिपाकर सारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। तुम्हारी एक एक हरकत उस कैमरे में रिकॉर्ड है और तुम्हारे साथ इस घर में कितने अत्याचार हुए यह भी उसमें रिकॉर्ड है। तो जिसे जो बोलना है बोल दो और जो करना है कर लो। हम सीधे हैं, भले हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम मूर्ख हैं और तुम कुछ भी बोलोगी और हम उसे मान लेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। और हाँ, तुम अपनी जेठानी, सास और पति के साथ जिस बदतमीजी से पेश आई हो वह भी उस कैमरे में अच्छी तरह से रिकॉर्ड है। और यदि पढ़ी लिखी होगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि घरेलू हिंसा का केस सिर्फ तुम ही नहीं कर सकती हो, तुम्हारा पति भी तुम्हारे ऊपर कर सकता है, क्योंकि तुमने उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। तो तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि तुम सुधर जाओ, क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तुम्हारी वजह से इस घर में नफरत की दीवार पैदा हुई है। अपने हक के लिए तो कोई भी लड़ेगा, फिर हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो यदि तुम चाहती हो तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। और तुम्हारी सारी हेकड़ी हमने ना निकाल दी तो तुम देख ही लेना। पूजा और उसके पिता के पास अब कोमल जी के बातों का कोई जवाब नहीं था। मोनू अपनी माँ को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और अपने इशारों में बोल रहा था कि माँ, आपने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया है। इन लोगों को ऐसे ही जवाब की जरूरत थी। कोमल जी ने पूजा से कहा, तुम्हें 2 घंटे का समय देती हूँ पूजा, मेरा घर खाली करो। इस संयुक्त परिवार में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन इस घर में अब तुम नहीं रहोगी। 2 घंटे के बाद मुझे तुम इस घर में दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो पुलिस को बुलवाकर तुम्हें बाहर करवाऊंगी मैं। अभी तक बहू तुम्हारी हेकड़ी बहुत देख ली हमने, अब तुम मेरी हेकड़ी देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर कोमल जी ने अपने समधी की तरफ देखकर हाथ जोड़े और अपने रूम में चली गई। आज पूजा और उसके पिताजी का दाव उन्हीं के ऊपर उलट गया। उन्होंने सोचा था कि डरा धमका कर वह कोमल जी से अधिक पैसे निकलवा लेंगे, लेकिन यहाँ तो कोमल जी ने उसे घर से ही निकाल दिया। मोनू का फ्लैट किराए पर लगा हुआ था, जो कि तुरंत ही खाली नहीं हो सकता था। मजबूरी में पूजा और मोनू को एक किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। कहाँ तो पूजा ने कोमल जी से अधिक पैसे ऐंठने की सोचा था और कहाँ तो उसे किराए के घर में रहने जाना पड़ा। उस घर में तो वह ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। हर काम के लिए नौकर चाकर थे, हर और किचन का हर काम साझा था। जेठानियां तो अधिकतर काम संभाल लेती थी, इसे तो बहुत कम काम करने पड़ते थे। दिन भर एसी रूम में पड़ी रहती थी। घर खर्च के नाम पर भी कोई खर्चा नहीं था। अब तो घर के किराए से लेकर सारे खर्चे उनके ऊपर आ पड़े और काम भी। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका था। मित्रों, अभी आपने कहानी सुनी बड़ा कदम। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या कोई स्त्री इतना कठोर निर्णय ले सकती है कि अपने सबसे प्रिय बेटे को ही घर से बाहर कर दे। कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।